Cartoonlicious। 16 साल पहले नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर L32 के घर में 4 लोग रहते थे। माता पिता, उनकी इकलौती बेटी और नेपाल से आया हुआ नौकर हेमराज। वो घर डॉक्टर दंपति का घर था। दोनों माता पिता डॉक्टर थे। उनकी बेटी आरुषि 13 साल की थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जो काफी मिन्नतों के बाद IVF के थ्रू हुई थी, इसलिए वो अपने माता पिता की लाडली थी। लेकिन एक रोज आरुषि तलवार अपने कमरे में मृत पाई गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए विस्तार से जानते हैं। वो 15 मई 2008 का दिन था। आज आरुषि बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि कल यानी कि 16 मई से उसके स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी। रोजमर्रा की तरह सभी अपने कामों में व्यस्त थे। आरुषि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। हेमराज किचन में खाना बना रहा था, तो वहीं नुपुर तलवार आरुषि का बैग पैक कर रही थी। वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 16 मई को आता था, लेकिन तब स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी, इसलिए आरुषि ने उसी दिन स्कूल में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने की सोची। मम्मा, आई एम सो एक्साइटेड। चलो लाओ मेरा लंच बॉक्स दो। आज मैं अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे एंजॉय करूंगी। एंजॉय बेटा। राजेश, अब जल्दी चलो, आरुषि को ड्रॉप करके हमें भी क्लिनिक के लिए निकलना है। यस। उसका सारा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को उन सब ने एक साथ डिनर किया। फिर वो सभी अपने अपने कमरे में चले गए और हेमराज बर्तन धोने लग गया। कुछ देर बाद नुपुर और राजेश आरुषि के कमरे में आए। सरप्राइज, ये देखो पापा अपनी गुड़िया के लिए क्या लाए हैं। वाह पापा, कैमरा, वो भी मेरा फेवरेट। थैंक यू सो मच पापा एंड मम्मा। दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट डार्लिंग। वाह, चलो अब हम साथ में कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं। उसके बाद राजेश और नुपुर तलवार अपने कमरे में आ गए। रात को राजेश अपने लैपटॉप पर जरूरी काम करने लगे। तभी उन्होंने नुपुर से कहा, नुपुर, जरा आरुषि के रूम से इंटरनेट का राउटर ऑन करना, मुझे कुछ जरूरी मेल भेजने हैं। नुपुर लैपटॉप ऑन करके आई। जब वो आरुषि के कमरे में गई, तब आरुषि चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ किताब पढ़ रही थी। राउटर ऑन करने के बाद नुपुर वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ काम करने के बाद राजेश और नुपुर सो गए। फिर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ कि वो रात आज तक एक रहस्यमयी रात बनकर रह गई है। अगली सुबह नौकरानी भारती सुबह उनके घर आई और डोरबेल बजाने लगी। कमाल है, रोज तो एक बेल में ही हेमराज दरवाजा खोल देता था, लेकिन आज 2 बेल के बाद भी वो नहीं खोल रहा। एक बार फिर कोशिश करती हूँ। उसने फिर बेल बजाई तो नुपुर दरवाजे पर आई और कहने लगी, दरवाजे पर लॉक लगा है, शायद हेमराज दूध लेने गया है, आता ही होगा, तो 5 मिनट वेट कर ले। मेम साहब, मुझे और भी जगह काम पर जाना है। अच्छा, आप बालकनी से दूसरी चाबी फेंको, मैं नीचे जाकर लेती हूँ। फिर राजेश आरुषि के कमरे की तरफ भागा, जहाँ उसके कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था। जबकि हैरत की बात तो ये थी कि नुपुर तलवार हमेशा उसका कमरा बाहर से लॉक करती थी और उसकी चाबी अपने कमरे में रखती थी। राजेश जब कमरे के अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी इकलौती बेटी बिस्तर पर खून से लथपथ मृत पड़ी थी। आरुषि, आरुषि, मेरी बेटी। आवाज सुनकर नुपुर भी वहां आई और जोर से चिल्लाई। और तभी कमरे के बाहर खड़ी भारती ने नुपुर से कहा, ये देखो भारती, हेमराज क्या कर गया। आरुषि की लाश देखकर भारती भी घबरा गई। फिर वो तलवार की परमिशन मिलने के बाद वो आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर ले आई। क्राइम सीन पर इतने सारे लोगों के मौजूद रहने से आधे सबूत तो ऐसे ही मिट गए। फिर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने के बाद राजेश तलवार ने कहा, आप जल्द से जल्द नेपाल जाकर हेमराज को अरेस्ट करके ले आइए। वो मेरी बेटी को मारकर भाग गया। इनाम के तौर पे उसे पकड़ने वाले को 50,000 रुपए दूंगा। राजेश तलवार की बातों से पुलिस को भी यही लगा कि शराब पीकर
हेमराज ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और आरुषि के विरोध करने पर वो उसे मारकर भाग गया। फिर पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हुई। क्राइम टीम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को छत की सीढ़ियों पर जाते हुए खून के धब्बे मिले। पुलिस ने चाबी मांगी तो राजेश ने काफी देर लगा दी चाबी ढूंढने में और फिर पुलिस पर ही गुस्सा करने लगा। खूनी नेपाल में है और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो, चाहिए उसे पकड़िए पहले। फिर राजेश और नुपुर तलवार अस्थिया बहाने हरिद्वार के लिए निकल गए। पीछे से चाबी ना मिलने पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने छत का दरवाजा तोड़ दिया और वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। ऊपर हेमराज की लाश मिली थी और उसे भी बिल्कुल आरुषि तलवार की तरह ही मारा गया था और उसी छत की दीवार पर एक खून से सना हुआ हाथ लगा हुआ था। अगर पुलिस उस एविडेंस को सीरियसली लेती तो शायद ये केस तभी सॉल्व हो गया होता। इसके बाद टीम को थोड़ा शक माँ बाप पर भी हुआ, लेकिन इकलौती बेटी जो बड़ी मुश्किल से आईवीएफ से हुई थी, उन पर इल्जाम लगाना उन्हें ठीक नहीं लगा। फिर उनका शक विष्णु पर गया जो उनके घर पर नौकर था और अपनी जगह कुछ दिनों के लिए हेमराज को अपनी जगह रख कर गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो तलवार ने उससे बोला था, हम हेमराज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, विष्णु तुम अब कहीं और नौकरी देख लो। इसलिए इस केस को रिवेंज के तौर पर देखा गया कि विष्णु ने बदला लेने के लिए हेमराज का खून किया और आरुषि ने उसे देख लिया, इसलिए उसने उसे भी मार दिया। लेकिन जांच में पता चला विष्णु उस रात अपने नए मालिक के घर पर ही था। फिर जलवायु विहार सोसाइटी के गार्ड ने दावा किया कि उस रात ना तो कोई बाहर का शख्स आया और ना ही कोई अंदर का इंसान बाहर गया। इसके बाद पुलिस ने 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पुलिस ने बताया कि राजेश तलवार का अपने क्लिनिक में किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसका पता आरुषि को लग गया था और टेंशन में आकर वो हेमराज से बातें करने लगी और दोनों के बीच नाजायज संबंध शुरू हो गए। उस रात जब राजेश तलवार आधी रात को उठे तो उन्होंने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से में उन्होंने दोनों का मर्डर कर दिया। इस केस में नौकरों पर हत्या के केस लगे, लेकिन जिस तरह के कट के निशान उन दोनों के गले में थे, उससे तो यही लगता है कि ये काम किसी प्रोफेशनल का था। कुछ साल तलवार इस केस के चलते जेल में भी रहे, लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया और फिर सदा के लिए इस केस को क्लोज कर दिया गया और वो काली रात आज भी एक रहस्यमय रात बन गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।